तो अब आ जाओ तीसरा। तीसरा क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन को पढ़ने वाले हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन में अब आजा क्या बोलता है। सेक्शन 23 पढ़ो तनीषा भगत जी। सेक्शन पढ़ो, सेक्शन, हेडिंग मत पढ़ना। सेक्शन 23 कुछ बातें बता रहा है कि कौन कौन से केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। और यदि अनलॉफुल हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, वॉइड। क्या हो जाएगा? हेडिंग क्या लोगे? हेडिंग लोगे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, या अनलॉफुल की जगह लॉहीफुल ले लो, नीचे भले ही अनलॉफुल लिखेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सबसे पहले अंडर सेक्शन 23 under section 23 following are unlawful object and consideration. Following are unlawful object and consideration. पहला पॉइंट, when consideration or object is when consideration or object is punishable by law, punishable by law, पनिशेबल के ब्रैकेट में एक और वर्ड ले ले, फॉरबिडन। पनिशेबल से ज्यादा बढ़िया फॉरबिडन। पनिशेबल या फॉरबिडन दोनों ही पकड़ सकता है। एक्सप्लेन करो जनरली छोटा सा। लॉ क्या किया तुमको? मना किया है। शादी में दहेज लोगे, लॉ अलाउ करता है ना? डाउरी अलाउड नहीं है। तो लॉ तो बोलता है डाउरी फॉरबिडन है, और यदि लिया तो उल्टा जेल भी होगा। तो इसका मतलब फॉरबिडन है। तो फिर ऑब्जेक्ट ही क्या है? और जब ऑब्जेक्ट ही गलत है तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया, लड़के वाले ने लड़की से 10 लाख रुपया लेंगे, और यदि लड़की वाले ने नहीं दिया तो लड़का कोर्ट चला गया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये 10 लाख वादा क्या था, ये थे, मुझे दे नहीं रहे। लॉ बोला वॉइड है। बोला क्यों वॉइड है? कोर्ट ने कहा वॉइड है क्योंकि लॉ में ये क्या किया गया है, फॉरबिडन है, ये मैं नहीं दिलवा सकता, मैं नहीं दिलवा सकता। तो ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों। चलिए सेकेंड, if when consideration or object, when consideration or object are of such a nature, are of such a nature
that if permitted, that if permitted, it would defeat, it would defeat the provisions of the law. It would defeat the provisions of the what? इसका मतलब समझाओ तो। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कुछ इस तरह का है, यदि मैं उसे इजाजत दे दूं, यदि मैं उसे क्या करूं, तो इस लॉ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी भावनाओं को आप आहत करोगे। डिफीट द व्हाट? प्रोविजंस ऑफ द लॉ। बहुत सारे लॉ है, लिखते वक्त हमारा एक मकसद है ना, लिखते वक्त हमारा क्या है, प्रोविजन का मकसद है। और यदि मैं उसकी इजाजत दे दूं आपको, तो फिर वो क्या है, यार फिर मैं तो मेरी भावनाओं को आप क्या कर रहे हो, आहत कर रहे हो, तो फिर तो मैं मना करूंगा, तो मैं मना करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सट्टेबाजी, क्रिकेट में, ठीक है, वो सरकार ने उसे लीगलाइज कर दिया, ड्रीम इलेवन ये वो, लोग मैच कम देखते हैं, सट्टा क्या करते हैं, ज्यादा लगाते हैं आज की तारीख में। और पता नहीं लोगों के पैसे का ऐसा भूख हो गया कि वो सट्टाबाजी ना रहे तो वो मैच भी क्या करे, ना देखे। सट्टेबाजी के चक्कर में मैच क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं ना, ये होगा तो ये होगा, चलो पैसा लगाते हैं। वो पैसा वाला कार्य नहीं होता तो तू क्या करता, लास्ट में रात को स्कोर देख लेगी। बट उस सट्टेबाजी के चक्कर में वो क्या कर रहा है, उसको और पूरा मैच देख रहा है। मतलब कभी कभी लगता नहीं ये मार्केटिंग वाले हम लोगों को एकदम फंसा लिए हैं, हमको अपने वो जाल में क्या कर रहे हैं, जकड़ते जा रहे हैं। और यदि तुम संवेदनशील या अपना कंट्रोल खुद नहीं किया ना, तो वो तो तेरे को कहीं का नहीं छोड़ के रखने वाले हैं। वो सोशल मीडिया का रील हो, ड्रीम इलेवन हो, तुमको नहीं लगता है उनका कहना क्या है या उनकी हरकत क्या है कि तुम अपना काम धाम छोड़ के इसी में क्या है, लगे रहो। मतलब तुमको अपनी जिंदगी में कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं, यदि तुम उनके चंगुल में फंस गए तो सट्टेबाजी की कहानी मान ले या जो भी है, लीगली नहीं है, यदि अलाउ कर दे तो यार कुछ अच्छा चीज होना चाहिए ना। तो व्हेन कंसिडरेशन और व्हाट ऑब्जेक्ट आर ऑफ सच ए नेचर, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, चाहे वो डायरेक्टली हो या व्हाट इनडायरेक्टली हो। अब सरकार बार का लाइसेंस देती है तो लिख देती है उसमें स्कूल के 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, तो स्कूल का बच्चा लोग ही जाके पी लेगा। वो नियम है कुछ, बहुत सारा रूल्स में भाई, वो देखा जाता, भले ही वो कुछ लोग उसको तोड़ मरोड़ के ले लेते होंगे, ठीक है। एक स्कूल के 100 मीटर के अंदर एक मंदिर जो भी रिकॉग्नाइज है उसके इतने मीटर के अंदर, बहुत सारी चीजों का एक रूल्स है भाई। ठीक है, कुछ जगहों पे लोग पैसा खा के उल्टा सीधा दिखा के क्या करते हैं, ले लेते हैं। चल, दूसरा पॉइंट था ये कि ऐसी बातें हुई तो पकड़ लो, फिर क्या हो रहा है कि यार गलत हो रहा है। तीसरा क्या है, व्हेन इट इज व्हाट फ्रॉडुलेंट, व्हेन इट इज ऑब्जेक्ट
मतलब वो जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है वो तुम्हारा क्या रहा, अनलॉफुल। तो लिखिए व्हेन इट इज व्हाट, फ्रॉडुलेंट। तुम लोग चारों ने डिसाइड किया चल भाई किसी को टोपी पहना के चारों बांट लेंगे, चारों को क्या करेंगे, बांट लेंगे। भाई जिससे ला रहा उससे तो फ्रॉड करके ला रहा है। तो फिर तुम लोग के आपस का जो एग्रीमेंट है ना, उस एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट क्या था, किसी को क्या करना है, टोपी पहनाना है, चूना लगाना है। तो फिर फ्रॉड है वो, मतलब वो वॉइड अनलॉफुल। चौथा लिख, व्हेन इट इज इंजुरी, व्हेन इट इज व्हाट, इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, when it is injury to person or property of another, when it is injury to person of, injury to person or property of, इंजरी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। मतलब 50,000 रुपया हम तेरे को देंगे, तू उसको मार के आ, यार ये तो उससे तो नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो फिर वो 50,000 का कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल। फिफ्थ में लिखा व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। अब कहानी भी ये लोग अजीब अजीब एग्जाम्पल देता है। इमोरल वर्ड का पहले मतलब, क्योंकि ये वर्ड अब तुझे बार बार मिलेगा, इमोरल, सामाजिक तौर पे वो सही नहीं है, गलत है। सामाजिक तौर पे क्या है वो, सही नहीं है, इमोरल। एग्जैक्ट वर्डिंग क्या बोलेगा इमोरल का, एग्जैक्ट वर्डिंग, not conforming to the accepted standards of what, morality। तो मोरालिटी को आप बोलते हैं फिर, मोरल क्या है, कंसर्न विद द वर्ड प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, राइट एंड, बे होता ना कि ये सही नहीं है भाई। अब तू रास्ता में सिगरेट पी के धुआं उड़ा रही है, तो कुछ होता ना कि ये सही नहीं है। एग्जाम्पल भी अजीब देते हैं। एक ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू डाइवोर्स दे दे और मेरे बेटे से शादी कर ले, तो हम तेरे को पैसा देंगे। ये तो गलत चीज है ना भाई, क्या ये गलत चीज है। तो इमोरल मतलब जो मॉरल नहीं, और मॉरल मतलब सही और गलत की एक कहानी। तो आप अभी बात कर रहे थे कौन सा, व्हेन कंसिडरेशन इज व्हाट, इमोरल। ओके, एंड लास्ट लिख इस पे, तो अब आगे और डिस्कशन होगा ही। व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, when consideration is opposed to public policy,
देखिए, जो इमोरल वर्ड है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वर्ड है, करीब करीब मिलता है, बट दोनों में कुछ अंतर है। इमोरल सही और गलत, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब यहां तेरे कॉन्ट्रैक्ट के नेचर से, पब्लिक में तेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पब्लिकली तेरा बिहेवियर। अब तू स्टेटस जब लगा रही है तो पब्लिक हो रहा है, तो कम से कम सोच समझ के लगाना चाहिए क्या लगा रहा है भाई। अब बहुत लोग कुछ भी उल्टा सीधा लगाते हैं, लगता भाई पब्लिकली क्यों कर रही है, वो चीज सही नहीं है। तो पब्लिक पॉलिसी को तो उस तरह से भी बोलते हैं कि सामाजिक दृष्टि से वो क्या है, सही नहीं है। पब्लिक यानी सोसाइटी, पब्लिक यानी सोसाइटी। तो सोसाइटी की एक पॉलिसी है ना भाई कि ऐसा ऐसा सोसाइटी क्या है, चलना चाहिए। अब तू रात को 1 बजे डीजे बजा दी है, वो भी आधा घंटा 1 घंटे। कल रात को ही हम अपने एरिया में ही देखे, वो शुरू हो गया 12 बजे से, कोई बारात बारात होगा। अबे तेरे को मजा लेना है, बाकी का तो नींद बर्बाद कर दिया तू। तो रात को 12 बजे बारात में बजाएगी, और वो भी 1 घंटा, वो भी 1 घंटा। बम फोड़ रही आवाज ऐसे ही आ रहा है। तो कल ही मैं देखा, टीवी देख रहा था मैं, तो देखने भी नहीं गया कौन बारात नहीं है, लेकिन लगा ये सोशली सही नहीं है, ये सही नहीं है कि तुम रात को 12 साढ़े 12 बजे बहुतों की नींद को क्या की, खराब तो की है भाई। अब डीजे आवाज जानती है वही, एक होता है ना कि झटके में तुम निकल गए तो भी खराब किए भाई, तो भी खराब किए। आपको हक नहीं बनता कुछ चीजों को उल्टा सीधा करने का, कि नहीं भी आज तो मेरा शादी है, आज हम तो नाचेंगे। भाई एक टाइम टेबल बोल के कुछ होता है, कुछ तो है। रात को देखे 12:30 बजा होगा, 12 साढ़े 12 बज रहा होगा, 1 बजे के करीब में। अब वो भी वहीं खड़ा होके आधा घंटा बजा रहा है। और सोसाइटी तो पागल नहीं है, सबके सब छोड़ परेशान सब है। बोला परेशान किसे, मजा तो आता भाई, गाना सुन लेंगे हम, तेरे से ही सुनेंगे क्या। सोसाइटी वैसा है ना, तो सोसाइटी टाइट कर देती है कि 10 11 बजे के बाद आप बजा नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाए 11 बजे के बाद। बगल का कहानी था वैसे ही देख रहे थे, हम लोग भी बारात लेके जाते तो वहां बोल देते हो भाई, जो करना आपको 11 बजे तक करना है, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। मिल गया सस्ता वाला एक ठो डीजे, गाड़ी में 4 ठो बॉस टांग लो, अब बजाते हुए क्या है, दुनिया को परेशान कर दो। तुम 6 आदमी खुश हो, जरूरी तो नहीं कि 6,000 खुश हैं। तुम 6 आदमी आपस के लिए तुम 6,000 को परेशान कर दिए। वो 6,000 में से हार्डली हो सकता है 100 को चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट 5,000 तो परेशान हुए हैं, बोल नहीं पा रहे तुझे, बोल नहीं पा रहे। चॉकलेट बम भी जो फोड़ा था, आवाज जम के आ रहा था बंदा लोग। तो पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से वो सही नहीं है। और कंसीडरेशन यदि अपोज टू क्या है, पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी बोले तो बहुत विस्तृत रूप होता है भाई, उसको एग्जैक्ट बोलना, डिफाइन करना क्या है, मुश्किल है। तो क्या लिखा जा रहा है, द एक्सप्रेशन पब्लिक पॉलिसी कैन इंटरप्रेटेड आइदर इन अ वाइड और अ ब्रॉड। आप छोटे तौर पे भी सोच सकते हो, बहुत बड़े तौर पे भी सोच सकते हो। द फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट may becomes illusory unless the scope of public policy is what restricted। illusory मतलब भ्रम में डालना, बोलते ना इल्यूजन, भ्रम कर रहा है, रियल में वो है ही नहीं। तो वर्ड क्या है, द फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट मे बी वॉट illusory unless the scope of public policy is what restricted।
In the name of public policy, freedom of contract is what? Only for the good for the what? Community. अब यार सीधा सा कहानी है, हमें विचारों की अभिव्यक्ति है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पे तुम कुछ भी करेगा नहीं चलेगा। एबीपी आनंद में आजकल 5 दिन से वो जादवपुर की घटना ही चल रही है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है, भाई कुछ भी। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे तो बोला फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोकना पड़ा। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या, हम दो लोग कुछ भी करें, आपको क्या मतलब है? हम दो लोग का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, कुछ भी हो भाई, तुम दोनों कुछ भी कर लिया और कल यदि तुम्हारा वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो तुम जाओगे किसके पास? कोर्ट के पास। और कोर्ट बोला सर हम दोनों ने ये डिसाइड किया था, आप ये करो। कोर्ट बोला यार तुम लोग कुछ भी उल्टा सीधा डिसाइड करके मेरे पास आ जाएगा और हम इन्फोर्स कराएंगे। हम भी तो देखेंगे ना कि तुम लोगों का जो ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन था वो क्या था, लॉफुल था। हम तो देख रहे हैं कि तुम लोग का कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। और अनलॉफुल के टोटल कितने पॉइंट आपने अभी तक लिखे ऊपर से? पांचवे और छठे में हो, छठे में हो। और छठे में आते आते पांचवे में तो इमोरल था, छठे में आते आते क्या बोला, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते ही आगे अब लफड़ा चालू होगा, क्या होता है पब्लिक पॉलिसी, कौन सा पब्लिक पॉलिसी के अपोज में है? 20 साल पहले रास्ते में सिगरेट पीना क्या था, सही था, अलाउड था। आजकल लॉ क्या बोलता है, पीना है तो प्राइवेटली पियो, पब्लिकली नहीं पी सकते हो। लोग पीते हैं, गलत तो कर रहे हैं। इसलिए तो आजकल ट्रेन में कोई पीता है तो लोग क्या करते हैं, डांट देते हैं। पहले पहले डांट ही नहीं सकते थे क्योंकि पहले मना नहीं था। एयरपोर्ट पे सब वीआईपी बड़े लोग, पीने का टेंशन तो है, तो उनके लिए रूम ही अलग बनाया जाता है, स्मोकिंग रूम, और लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। स्मोकिंग रूम है तो रखना पड़ेगा। धुआं धुआं रहता है। तो जो भी हो एक अलग से बनाए, ठीक है भाई तेरे को पीना है उस कॉमन उस रूम में था, चल। तो पब्लिक पॉलिसी के मामले में बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल होगा तेरा भाई, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पर्सनल में प्रॉमिस यदि तुम्हारा वो कोई कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या है अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वॉइड होगा मतलब कोर्ट बोला इन्फोर्स नहीं करेंगे। हाँ दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस को पूरा किया, कोर्ट भी कुछ बोलता नहीं है। हाँ किसी को मार दिया जो वो सब किया तो वो तो कोर्ट अलग सजा लेगा। तो कंसिडरेशन इज अपोज टू व्हाट, पब्लिक पॉलिसी। थोड़ा सा उसमें लिख ले क्योंकि कभी कभी लिखना पड़ेगा। द एक्सप्रेशन पब्लिक पॉलिसी कैन बी इंटरप्रेटेड, the expression public policy can be interpreted either in broad or narrow sense, either in broad or narrow sense। वाइड को ब्रॉड भी लिख सकते, either in broad or narrow sense। आगे, the freedom to contract may become the freedom to contract may become illusory unless the scope of public policy unless the scope of public policy
इज रिस्ट्रिक्टेड अनलेस द स्कोप, स्कोप मतलब क्या? स्कोप मतलब कवरेज, स्कोप मतलब कवरेज, कितना कवर कर रहा है। स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट? रिस्ट्रिक्टेड। आगे, इन द नेम ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इन द नेम ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कॉमा, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, freedom of contract is restricted by law, is restricted by law only for the good, only for the good for the community, only for the good for the community। कम्युनिटी के लिए वो सही है भाई, करना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी जान ले सामाजिक स्तर बहुत बिगड़ता जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले एक और इसी पे डिबेट चल रहा था। हाँ, क्या? कौन सा कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी ना डार्क कॉमेडी? अबे जो यूट्यूबर लोग को कोट बुलाया, क्या बोला उसको, डार्क ना क्या कॉमेडी बुलाया ना? तो बोला ना कि ये चीज सामाजिक तौर पे क्या है, सही नहीं है। तभी उनको पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट भी किया, बोला कुछ भी कर लोगे पब्लिकली। आखिर वो घटना कौन सी कनेक्शन से चली गई? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तुम्हें अच्छा लगा, तुम हंसे, अलग बात है। बट जो समाज के जो लोग सामाजिक तौर पे हैं उनको क्या लगा, यार ये क्या चल रहा है, ये तो गलत है। एंड दैट इज वाई बोल तो दिए थे जोश में वो लोग। उधर आसाम पुलिस उठा के ले गई, उधर मुंबई पुलिस उठा के ले गई, सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें एक रेफरेंस आ गया। ये तो नहीं होगा भाई। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे। आपने जनरल टर्म्स में बोला कि ये चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या क्या है? तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर हेडिंग देना, एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पहला, ट्रेडिंग विथ एनिमी, ट्रेडिंग विथ एनिमी। आप इंडिया में हो और इंडिया के दुश्मन देश के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, इंडिया के दुश्मन देश के साथ, तो फिर भारत सरकार बोलती है क्या मतलब है भाई? अभी चल ट्रम्प साहब आ गए, या फिर जिनके भी झगड़ा हो रहा उन्हीं की बात कर ले, यूक्रेन और रूस, यूक्रेन और रूस दोनों क्या कर रहे हैं, वॉर में है। अब यूक्रेन का एक बंदा रूस के किसी बिजनेस, किसी से ट्रेड कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से या रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले यार हम लोग दोनों लड़ाई कर रहे हैं और तुम लोग अपना धंधा कर रहे हैं। उस देश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्या माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो दुश्मन देश के साथ यदि ट्रेड करोगे ना तो वो कहलाएगा वॉर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्लियर? दूसरा, स्टिफलिंग प्रोजिक्यूशन, हेडिंग ले लो, हेडिंग भी एनिमी में कुछ खास नहीं था।
वॉर के समय आप नहीं कर सकते हो, बाद में भले ही ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं था भाई। मतलब वो मेरे सैनिक को मार रहा है, तुम उसके साथ ट्रेड कर रहे हो, वो हमारे लोगों को मार रहा है। सेकंड, स्टिफलिंग प्रोजिक्यूशन। प्रोजिक्यूशन मतलब, प्रोजिक्यूशन मतलब, अबे प्रोजिक्यूशन सुना ना लॉ में, किसी के अगेंस्ट एक ऐसे कदम उठाना जिससे उसको सजा क्या हो, मिले। तुम चोरी किए हो या किसी को मारे हो, आरजीकर की घटना में किसी की मारी गई वो, तो फिर पुलिस या सिस्टम क्या किए कि भाई अपराधी को क्या करना है, सजा दिलाना है, प्रोजिक्यूट करना है। तो प्रोजिक्यूशन का मतलब होगा क्या, एक ऐसा कदम उठाना जिससे उसको क्या मिले, सजा मिले। अब बोला वो तो ठीक है, प्रोजिक्यूशन ठीक है, स्टिफलिंग क्या हुआ, स्टिफलिंग हुआ उसे सजा दिलाने से रोकना। स्टिफलिंग क्या हुआ, सजा दिलाने से क्या होना, रोकना। गलत तो है ना, अपराधी है और तुम उसे सजा दिलाने से क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। तो स्टिफलिंग की यदि बात करोगे, एग्जैक्ट मीनिंग मेरे ख्याल से तो वही है। ऊपर वाला, मेकिंग वन फील वॉट, कंस्ट्रेक्ट और वॉट, ऑप्रेस, रोकना। ठीक है, बाधा देना, क्या करना, बाधा देना। एक विटनेस कोर्ट जा रहा था गवाही देने और तुम उसे रोक लिए, मतलब मैंने तुझे 50,000 दे के क्या बोला, उस विटनेस को कोर्ट आने मत देना, उस विटनेस को कोर्ट आने मत देना, क्योंकि जब तक वो विटनेस नहीं देगा तब तक मेरे को सजा नहीं होगी। तो वर्ड स्टिफलिंग, अब वो मेरा तेरा कॉन्ट्रैक्ट था, 50,000 देंगे, तू विटनेस को रोक दिया, फिर आके बोलता 50,000 दो, अब बोला नहीं देगा, तो कोर्ट जाके बोला सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। कोर्ट क्या बोला, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है भाई, उसी को जेल में डाल देगा। तो ले दे के कहानी छोड़, स्टिफलिंग प्रोजिक्यूशन, सामने लिख ले एक वर्ड, एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स, टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स already instituted, already instituted from running their normal course, from running their normal course, using force, using force, tends to be a, tends to be a perversion, tends to be a perversion, 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 or an abuse of justice, or an abuse of justice, abuse of, फिर आगे, the principle is that, the principle is that one should not make, one should not make
ए ट्रेड ऑफ फेलोनी, ट्रेड ऑफ फेलोनी, ट्रेड ऑफ फेलोनी। फेलोनी मतलब एक अपराध है, ठीक है, एक अपराध बोल सकता है, क्राइम ऑफ मिसडेमिनर, खाली उसको अपराध बोल ले। मिसडेमिनर क्या हुआ? माइनर रॉन्गडूइंग, फेलोनी, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस एक और जोड़ दो, द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस, द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस is generally illegal, जनरली इलीगल। पब्लिक ऑफेंस मतलब ओपनली कुछ गलत किए हो, और कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता। दो लोग जब झगड़ा करते हैं ना कोर्ट में, तो कभी कभी कोर्ट भी बोलता भाई तुम लोग कॉम्प्रोमाइज काहे नहीं कर ले रहे, मतलब मेरे से काहे जजमेंट लेना चाहता है। हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स में गए, कोर्ट को क्या बोलते हैं, सर आप डाइवोर्स का ऑर्डर दीजिए। कोर्ट क्या बोलता है, भाई तुम लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, तेरे रिश्ते की बात है, काहे को मेरे से बुलवा रहा है, तुम लोग आपस में क्या कर ले, कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता कर ले। कोर्ट बोलता है काहे को मेरे को बीच में पड़ा रहा तुम लोग, हम जब लास्ट में ऑर्डर देंगे तो किसी एक को क्या करना होगा, दोनों को तो मानना पड़ेगा ना। तो कोर्ट चाहता है कि तुम लोग पहले आपस में ही क्या कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले, हमारा भी जानते टाइम बचेगा, फालतू का ये मुश्किल, तू भी दोनों आपस में राजी, हमको काहे बीच में ला रहा है। अब दो लोगों का झगड़ा, दोनों आपस में सुलह कर लिए, तो तीसरे का जरूरत कहाँ, तीसरे का तो जरूरत ही नहीं है भाई। इसलिए ये वर्ड लीगल दुनिया में बहुत ज्यादा बोला जाता है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए सर, हम लोग जा रहे हैं। बट क्या बोला यहाँ पे, पब्लिक ऑफेंस का कॉम्प्रोमाइज क्या माना जाएगा, इलीगल। अब पब्लिक ऑफेंस का मतलब पब्लिकली गलती किए हो, पब्लिकली क्या किए हो, उसमें कैसा कॉम्प्रोमाइज, पुलिस और आप मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, सही तो नहीं है, वो तो इलीगल हो गया ना। पब्लिक ऑफेंस का कॉम्प्रोमाइज, उसमें तो तुमको सजा क्या है, होना ही चाहिए। पुलिस और अपराधी मिलके बोले हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए, कोर्ट बोला अच्छा चेक करे तो भाई तुम लोग दोनों आपस में क्या किया, समझौता कर लिया, ये तो नहीं चलेगा ना। हाँ कुछ चीजों का कॉम्प्रोमाइज क्या है, चलेगा, बट कौन सा नहीं चलेगा, पब्लिक ऑफेंस का। ओके, तो नीचे एक और वर्ड है, वो लिखना नहीं है। अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, however a statutory list of compoundable offense, compoundable offense का मतलब होता है, एक काम करो थोड़ा फाइन लेके इसको छोड़ दो, सजा दिलाना जरूरी नहीं है। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस एन एग्रीमेंट टू ड्रॉप प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू सच ऑफेंस with or without the permission of the court as the case may be in the consideration of accused promising to do something for the complainant is not opposed to public policy, वो नहीं है। Thus where A agreed to sell certain land to B in the consideration of B abstaining from taking criminal proceeding against A with respect to an offense which is compoundable, the agreement is not opposed to public policy, but it is otherwise if the offense is what? Uncompoundable. मतलब हम आपको जमीन अपना बेच देंगे,
यदि तुम मेरे अगेंस्ट ये केस क्या करोगे, हटा लोगे। तो क्या वो केस कंपाउंडेबल था? यदि वो केस कंपाउंडेबल है तब तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, और यदि वो केस कंपाउंडेबल नहीं है तब तो वो क्या माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो इसके कारण दो लाइन जोड़ लो। एन एग्रीमेंट टू ड्रॉप प्रोसीडिंग, an agreement to drop proceeding against the compoundable offense, against the compoundable offense is not opposed to public policy, is not opposed to public policy, is not opposed to public policy। समझ में आया कुछ? कुछ अपराध कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल मतलब तुमसे कुछ करवा के या पैसा लेके तुमको क्या बोला जाएगा, घर जा तू। और कुछ अपराध सजा तुमको क्या है, काटना पड़ेगा। ठीक है। और जो अपराध सजा वाला है, नॉन कंपाउंडेबल, उसमें तुम यदि एग्रीमेंट करके उसको हटा लिया तो बोला वो क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में लिखोगे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, और उसके सामने एक लाइन लिखोगे, इट इज एन एग्रीमेंट, it is an agreement in which a person promises to maintain suit, promises to maintain suit in which he has no interest, in which he has no interest। मीनिंग पूरा अलग है। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, ऐसे तो लगता है पैसा, सामान, मशीन। यहां मेंटेनेंस का मतलब क्या है, यहां मेंटेनेंस का मतलब है कि आर्यन तू ब्यूटी के अगेंस्ट में केस कर दे तो मैं तेरे को 2,000 रुपये क्या करूंगा, दूंगा। भाई तू ब्यूटी के अगेंस्ट में केस करेगा, मेरा क्या लेना देना इससे। हाँ, मेरे को खुशी होगी कि ब्यूटी को तू परेशान कर रहा है। ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोला गया, मेंटेनेंस। एन एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन promises to maintain what, सूट, सूट यानी केस, सूट यानी क्या, केस। इन विच ही हैज अ वॉट, तो उससे केस क्या, मेरे को उस इन केस में क्या है, इंटरेस्ट, मतलब मेरा कोई उसमें हित अहित नहीं। इंटरेस्ट का एक जनरल मतलब हुआ है कि भाई मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी तरह का एक वर्ड है। तो ये है मेंटेनेंस। इसी में दूसरा वर्ड लिख ले, चैम्पैरिटी या चैम्पर्टी, चैम्पर्टी, चैम्पर्टी। अब मान ले आर्यन ब्यूटी से कुछ पैसा पाता हो, 2 लाख, आर्यन कुछ कर नहीं रहा है। मैंने आर्यन को बोला देख आर्यन, काय नहीं कुछ कर रहा है, एक काम कर, मैं तुझे 50,000 रुपया दूंगा, तो ब्यूटी के अगेंस्ट में केस कर, और जो 10 लाख मिलेगा उसमें से तुझे मुझे आधा क्या करना होगा, देना होगा। इसको बोल सकता आग में घी डालना। कोर्ट क्या समाज बोला, भाई ये सब तो सामाजिक दृष्टि से क्या है,
सही नहीं है। तो मेंटेनेंस और चैम्पैरिटी, चैम्पैरिटी को बोला गया कि इट इज अपोज टू वॉट, पब्लिक पॉलिसी। चैम्पैरिटी के सामने लिख, एन एग्रीमेंट टू असिस्ट अनदर, to assist another in litigation, assist another in litigation in exchange of promise, in exchange of promise to hand over, to hand over a portion of the proceed, hand over the portion of a proceed of the action, of the action. तो दो वर्ड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में ध्यान देना कुछ अलग ही लगता है, मेंटेनेंस एंड वॉट, चैम्पैरिटी या चंपटी, जो भी बोल ले पढ़ ले। आगे चलूं तो इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बंद काहे कर दिया भाई। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, ट्रैफिकिंग रिलेट्स टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल। ट्रैफिकिंग relates to public office and title. It interferes, उसके सामने लिखना, it interferes, it interferes with the appointment, it interferes, it interferes with the appointment of a person, of a person best qualified for the service, best qualified for the service of the public, of the public. आगे लिखना, there should not be, there should not be money consideration, money consideration for the appointment, for the appointment to an office, for the appointment to an office in which the public is interested, in which the public is interested, or to procure a public recognition, or to procure a public recognition. सरकारी काम में कहीं भी पैसा यदि इन्वॉल्व हुआ, मतलब गैर कानूनी तौर से, उसको माना जाएगा वॉट, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू वॉट, पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल। कल रात को या परसों रात को बोलते हैं ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मीन्स बच्चे लोगों को ले जाके बेच देना,
हावड़ा स्टेशन पे कोई औरत थी, दो बच्चे थे। एक औरत बगल वाली उससे रात को बात की, सुबह उठी देखी उसकी एक बेटी गायब, छोटी। कल हावड़ा का एक न्यूज में फ्लैश देख रहा था घटना। तो ले देखिए कहानी है, इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। यहाँ भी कुछ वैसा ही है कि सरकारी नौकरी को बेच दिया। सरकारी नौकरी को क्या किया? पब्लिक ऑफिस सरकारी जगह है, उस नौकरी को बेचना माना जाएगा वॉर। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक मतलब रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, और वो हुआ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब ट्रैफिकिंग इन पब्लिक पॉलिसी का मतलब वो बोलता क्या चाहता है कि यार एक सरकारी नौकरी में एक बेस्ट आदमी ही तो होना चाहिए ना, तो तुम कमजोर को क्यों लिया? जो सबसे बेस्ट बंदा है वही उस पोस्ट पे क्या है, होना चाहिए। हाँ, वो नहीं लेना चाहता तो उसके बाद वाला लेगा। बट हम यहाँ पे पैसे लेके, अपने जान पहचान का है ये सोच करके, जो बेस्ट नहीं है उससे नीचे वाले को भी क्या कर रहे हैं, नौकरी दे दे रहे हैं। ऐसी घटना को तू क्या बोल सकता है? ट्रैफिकिंग इन व्हाट? पब्लिक ऑफिस। ऐसी घटना को तू बोल सकता है। अब तू वो पैसा लेके कर या वैसे कर। एक सेकेंड। ट्रैफिकिंग विद पब्लिक ऑफिस गलत है। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट व्हाट? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब, कोई एग्जांपल मान ले, जियो और एयरटेल एक साथ मिल गया, तो तू कहां जाएगा? मोनोपोली क्रिएट हो गया। तो कोई भी ऐसा यदि कंपटीटर मिल के दोनों क्या हो जाए, एक ही बन जाए, अब बोलेगा सर ये तो फिर जियो और हॉटस्टार कर दिया, दोनों मिल गया। बोल सकता था नहीं भैया अभी और भी बहुत सारे चैनल क्या है। बट माना जाता है कि यदि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि वो क्या क्रिएट हो जाता है, मोनोपोली। पब्लिक के लिए तो मुश्किल ना, पब्लिक के लिए क्या है, मुश्किल है। तो पांचवा हेडिंग ले, एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट व्हाट? मोनोपोली। जब तक सरकार अलाउ ना करे ना, सरकार अलाउ कर दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बता, सरकार कौन सी जगह पे मोनोपोली क्रिएट की है? रेलवे तो सरकारी है, प्राइवेट में भी। हम्म। और वो वाला वॉइड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा? टीएससी डब्ल्यूबी, वो लोग क्या है, सरकार ने अलाउ किया ना, तो सरकार अलाउ करे तो ठीक है चलेगा। बट अब बिना सरकारी यदि दो लोग मिल गए ना, तो बोला गया क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। छठा क्या है? मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। कि मेरी शादी करवा दो तो लाख रुपए क्या है, देंगे, शादी वाला दलाल। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। तो बोला सर ये तो शादी.com मैट्रिमोनियल वाला करता ही है, मैट्रिमोनियल वाला दलाल ही नहीं लेता है। बोलता तुम्हारा नाम यहाँ पे रखेंगे तो 20,000 क्या करेंगे, लेंगे। हाँ, तुम जैसे मान लो कि शादी के लिए गए तो मैट्रिमोनियल साइड में, ऐसे तो एक फ्री वाला है, बोलता 5,000 दोगे तो तुम्हारा नाम जो सर्च करेगा सबको दिखाएंगे। वो भी कहानी है ना, वो सामने दिखाने वाला पेड वर्जन है। पेड वर्जन में सर्चिंग में सबको दिखेगा। अब तुम यदि फ्री वर्जन में है तो तुमको क्या करेगा, जे डाल के रखा है। तो वो जो वेब पोर्टल है शादी वाले, आजकल वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करने लगे हैं इसी सर्विस का। हाँ, उसको ब्रोकरेज नहीं बोल सकते, ब्रोकरेज बोलेंगे तब तो वो क्या है, गलत है।
वहां है कि हम आपके प्रोफाइल को सामने रखेंगे। बट बहुत जगह तुम भी सुनता है कि दहेज का 2% ले लेंगे। चल, अपना अपना कहानी है। तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट को क्या बोला गया? वॉइड है। बोला ये सही नहीं है भाई। फिर तो तुम ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट, मैरिज ब्यूरो जो शादी वाला है वो लोग सिर्फ क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। और वो नेगोशिएट नहीं करा रहा है कि तुम इससे शादी कर लो, ये कर लो। अगले ने सिर्फ क्या किया? इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दिया। इसलिए वो इस दायरे में आता नहीं है। ओके। नेक्स्ट, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस की तरह अगला पार्ट, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ व्हाट? जस्टिस। वो कौन बंदा गुजरा था बैंगलोर वाला, सुसाइड किया था? अतुल प्रकाश, अतुल सुभाष। तो अतुल सुभाष ने आरोप किस पे लगाए थे? जज, बीवी के साथ साथ जज पे भी। 4-5 लोगों को उन्होंने दोषी ठहराया था। उसमें से एक किसको ठहराया? जज को। क्या आरोप था? कि जज को पैसा देके वो लोग अपने फेवर में क्या किया? अपना जजमेंट लिया। तो अतुल सुभाष का ये आरोप ही, ये पॉइंट है कि इंटरफेरेंस विद द वॉर्ड कोर्स ऑफ। यदि सही से जस्टिस दिया जाता तो अतुल सुभाष का कहना था कि हम जीतते। बट किसी ने उसे पैसा देके अपने हैसियत या जो भी अपने फेवर में फैसला क्या किया? ले लिया। इसी को कह सकता है व्हाट? इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। इंटरफेयर मतलब जस्टिस के कोर्स में तूने इंटरफेयर किया। भाई तेरे को इंटरफेयर करने का पावर ही नहीं है। जज अपना जो बेटर होगा, विटनेस, एविडेंस, उसके आधार पे फैसला दे। तो इसे बोला गया इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ। ये भी क्या है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। यानी तुम, वो जो जुडिशियल ऑफिसर है, तुम उसको पैसा देके खरीद रहे। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। सामने लिखेगा फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एग्रीमेंट बाय एन एजेंट। दो पॉइंट उसके अंदर, एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव without his principal's consent, to receive compensation, but जोड़ दे, to receive compensation, to receive compensation from another, from another without his principal's consent, without his principal consent. और दूसरा पॉइंट लिख, मैनेजर ऑफ ए फर्म to pass a contract to pass a contract against against a benefit, against a benefit privately,
अगेंस्ट ए बेनिफिट प्राइवेटली। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, जिम्मेदारी। तुम एक एजेंट हो तो तुम्हारा काम क्या था? प्रिंसिपल का सारा काम करना। लेकिन तुम किसी का काम किए और बिना प्रिंसिपल को बताए या जानकारी के तुमने सामने वाले से पैसा प्राइवेटली क्या किया? ले लिया। जब एजेंट हो और प्रिंसिपल का काम कर रहे हो तो सब कुछ प्रिंसिपल को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ऑब्लिगेशन है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। जिम्मेदारी था भाई, अलग से क्या इंटरेस्ट ले रहे थे? एक कंपनी का मैनेजर बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 20,000 रुपया तू अलग से मेरे को देगा। तो बोला भाई तेरा काम ही क्या था? कॉन्ट्रैक्ट देना। एक सही आदमी को उसके अगेंस्ट में पैसा क्यों लिया भाई? ओके। तो हेडिंग बनाया क्या? इंटरेस्ट अगेंस्ट पब्लिक, सॉरी, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। एंड लास्ट पॉइंट, कंसिडरेशन अनलॉफुल पार्ट। कंसिडरेशन अगला और आखिरी पॉइंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में कंसिडरेशन अनलॉफुल इन व्हाट पार्ट? सेक्शन 23 लिख। सेक्शन 24, एज पर सेक्शन 24, any part of a single consideration, any part of a single consideration for one or more objects, for one or more objects, or anyone, anyone or any part of, any part of any one of several consideration, any one of several consideration for a lawful for a single object, for a single object, comma, is unlawful, is unlawful, the agreement is void, the agreement is void। कंफ्यूजन हटाओगे शब्दों का? यहाँ पे दो वर्ड है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है? कंसीडरेशन। दोनों अलग अलग चीज है लेकिन करीब करीब भावनाएं सेम है। बात तुमसे क्या हुई कि भाई तुझे ये मैट दूंगा। कंसीडरेशन तेरे से क्या बोला? कंसीडरेशन बोला कि तेरे से 50 रुपया लूंगा और एक देसी दारू का बोतल लूंगा। कंसीडरेशन एक नहीं होके क्या हो सकता है? दो हो सकता है। तो मैट तो मैंने एक दिया लेकिन बदले में कंसीडरेशन दो दे सकता हूं या एक ही ले सकता हूं। अब जब मैंने तेरे से 50 रुपया और देसी दारू बोला तो वेस्ट बंगाल में तो देसी दारू संभव है, बिहार में नहीं है। तो बिहार में वो जो देसी दारू वाला कंसीडरेशन था वो क्या है? अनलॉफुल हो गया। देसी दारू वाला कंसीडरेशन क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। अब बात हुआ कि फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो बुक बेचने का था वही क्या हो गया? वर्ड हो गया, क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। दूसरा उल्टा, मैं 50,000 रुपया में एक रूम किराए पे दूंगा,
ठीक है, उसमें तुम सट्टे का जुए का अड्डा बैठाएगा, ऑब्जेक्ट दो दो हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तुमका भाड़ा देना और उसमें क्या है, जुए का अड्डा बैठाना। फिर एक पार्ट तो अनलॉफुल हो गया ना। एक पार्ट क्या हो सकता है कि ठीक है भाई, ठीक है, बाकी तो 10 घंटा काम करना, जो 4 घंटा जुए का अड्डा बैठेगा, तो एक पार्ट अनलॉफुल हो गया। तो लॉ क्या कहता है, पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है। तो तू बोला सर, वो जो रूम वाला आपने कहा कि 12 18 घंटा प्रोडक्शन होगा मान ले, और 6 घंटे जुए का अड्डा बनेगा, तो बोला सर वो जो 18 घंटा प्रोडक्शन है वो तो सही है ना, तो वो तो वैलिड रहने दिया जाए, जो अनलॉफुल है वो वॉइड करो ना। तो ऐसी परिस्थिति में कॉमन चीज डेवलप कर लो, चाहे कोई भी टॉपिक हो। जब एक साथ दो या दो से ज्यादा हो, कुछ उसमें लीगल है और कुछ उसमें क्या है, इलीगल है, तो कहानी फिर दो टुकड़े में टूटता है। क्या लीगल और इलीगल को अलग किया जा सकता है? यदि दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, तो लीगल वाला पार्ट क्या होगा, वैलिड, और इलीगल वाला पार्ट क्या होगा, वॉइड। और यदि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरा का पूरा क्या होगा, वॉइड होगा। ये एक जनरल परसेप्शन बना लो, जब तक कि कहीं स्पेशल केस ना हो। क्योंकि कुछ कुछ केस में बोलता है अलग करने के बाद भी पूरा वॉइड, कुछ कुछ केस में बोल सकता है अलग करने के बाद भी पूरा वॉइड। तो नीचे के पैरा में वही है कि यदि अलग किया जा सकता है, तो अलग करने के लिए अंग्रेजी में कौन सा वर्ड यूज होता है, अलग करने के लिए अंग्रेजी का एक ठो वर्ड याद रखना, तुम लोग भूल जाता है बार बार। अलग करने वाला वर्ड का नाम क्या है, सीवियर। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है अलग करना, सर को धड़ से अलग कर दो। अब पता नहीं, हमने तो डिक्शनरी मीनिंग, अब हम लोग तो हिंदी की भाषा में है भाई, अपनी मातृभाषा वाला कहानी है, समथिंग इंटेंस। कभी कभी बोलता है कि उसको अलग करना, सीवियर हो गया, एक हो गया सेवियर्ड। इसमें यदि बोला तो हैविंग कट और स्लाइस, काट करके क्या करना, बोला इस टहनी को काट दो, सीवियर्ड कर दो। ओ, इस वर्ड का मतलब स्ट्रांगली बिलीव कर लो, इसका मतलब क्या होता है, अलग कर देना किसी चीज से काट के। तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में यदि चीजें अलग हो सकती है, तो लीगल पार्ट वैलिड, इनलीगल पार्ट वॉइड। नॉट सेवरेबल, तो फिर टोटली इज वॉट। तो इस पॉइंट में एक और वर्ड लिख सकता है क्या, लिख, नॉट, आखिरी वर्ड लिख ले, नॉट सेवरेबल, नॉट सेवरेबल इन लॉफुल एंड अनलॉफुल, not severable in lawful and unlawful. Entire is void. Entire is what? Not severable, अलग तो हो नहीं सकता ना। और उसके नीचे क्या लिखिएगा, severable in lawful and unlawful. Severable in what? In lawful and unlawful. In lawful and unlawful. The bad may be rejected.
द बैड मे बी, बैड यानी अनलॉफुल, अनलॉफुल मे बी रिजेक्टेड एंड bad may be rejected and good can be retained. Good can be retained. वर्ड कौन सा था? ध्यान रखना, एक वर्ड उसमें मार्क कर लेना, मे। कौन सा वर्ड? मे वर्ड का मतलब हमारे ऊपर है, मैं दोनों को रिजेक्ट कर सकता हूं। मतलब दोनों, जरूरी नहीं है कि कंपलसरी तुम्हारा वैलिड होगा ही लॉफुल वाला, इसलिए उस वर्ड पे भी ध्यान रखना। द अपनी कोट नहीं, यहां तो बात अपने पे है। हाँ, कोर्ट भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। कभी कभार मान लो ऑब्जेक्ट हुआ, तू कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, लेकिन बोले नहीं ठीक है, लीगल वाला को हम रख ले, इलीगल वाले को क्या किए, हटा दिया। ठीक है, या कोर्ट भी कर सकता है ऐसा। चल, टोटल क्या पढ़ रहा था शुरू से? थर्ड पॉइंट क्या पढ़ रहा था? तो शुरुआत कैसे हुआ? कौन कौन सा अनलॉफुल है, कौन कौन सा, उसमें से टोटल कितने पॉइंट, छह। छठा कौन था? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना, मेरे ख्याल से छठा था ना, सातवां था? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी छठा था, यानी शुरू का पांच तो है ही अनलॉफुल, छठा भी था अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो भी अनलॉफुल। किसी ने पूछ दिया फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या क्या होता है, किसी ने क्या पूछ दिया, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, और उसके अंदर कितने पॉइंट आ गए, नौ। समझ में कुछ आया? तो इनफोर्सिबिलिटी का क्या सीखा आज? थर्ड पार्ट। तो चौथा और आखिरी कौन है, बात करेंगे उस पे। चल, आज की छुट्टी। वेजरिंग तक चलेगा, नेक्स्ट क्लास तक खत्म होगा चौथा।